हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है फुल क्लास 12 फिजिक्स का एक सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, आपके सामने मैं पूरा सॉल्यूशन में करके दिखाऊंगा, बट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं सैम्पल पेपर में, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसको पार्ट पार्ट करके वीडियोस में हम लोग देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में मेनली 16 और 18 एमसीक्यू हम लोग करेंगे, यानी कि फर्स्ट सेक्शन ए हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का वीडियो होगा। आफ्टर दैट हम लोग सेक्शन बी, सी और एक और डी और ई को डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में हम लोग पार्ट पार्ट करके लाएंगे। ठीक है, तो एक प्लेलिस्ट में आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा, सभी वीडियोस सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को सेक्शन ए यानी कि ओनली एमसीक्यू पार्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग एक साथ यहाँ पे मिलके सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हियर वी गो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ए गुड कंडक्टर इज जनरली, क्या होता है गुड कंडक्टर में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या। जनरली ये केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये सेमीकंडक्टर डायोड जो चैप्टर हम लोग का है उस चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लास्ट शेल में कितना रहता है जनरली गुड कंडक्टर के लिए। हाँ, अगर हम लोग KLM शेल के बारे में बात करेंगे तो लास्ट शेल जो होता है उसमें अगर 4 से कम होता है, जैसे कि 1 2 3, तो मेटल बोलते हैं, है ना। और 4 से अगर ज़्यादा होता है, जैसे कि 5 6 7 8 की बात छोड़ दो, तो ये नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, राइट। तो मेटल यानी कि गुड कंडक्टर यानी कि क्या होगा 3 और लेस देन 3 ऑप्शन। वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो क्या पूछा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज 10 ओम। यानी कि इस तरीके का होता है ना व्हीटस्टोन ब्रिज, हम लोग को पता है दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, हियर, और यहाँ पे क्या होता है गैल्वानोमीटर होता है जी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना। A resistance of 10 ohm is connected in series with the galvanometer। गैल्वानोमीटर के साथ यहाँ पे एक क्या ऐड कर दे, एक रेजिस्टेंस जिसका 10 ओम है। ठीक है, वेरी गुड। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द बैटरी मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बैटरी लगाएंगे तो इसके अक्रॉस में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो एक चीज दिमाग में फिट कर लो कि गैल्वानोमीटर के साथ जो भी हम लोग रेजिस्टेंस लगाएंगे, जो भी करेंगे, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो रहेगा वो 10 ओम रहेगा। समझ में आया, क्लियर है। कैसे 10 होता है वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में ये 10 10 10 10 ठीक है ना। इन दोनों का कितना होता है 20, इन दोनों का 20, तो 20 और 20 को पैरेलल में अगर हम लोग करेंगे, इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 10, तो इसलिए मैंने 10 डायरेक्टली मार्क कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड हैज अ रिफ्लेक्टर विथ अपर्चर ऑफ 200 इंच इन ऑर्डर टू अचीव, मतलब एक लार्जेस्ट टेलीस्कोप जो है वर्ल्ड का, उसका रिफ्लेक्टर जो है, एक रिफ्लेक्टर उसका अपर्चर कितना है 200 इंच है, बहुत बड़ा है। तो इसलिए क्यों क्यों ये 200 इंच का एक बड़ा अपर्चर यूज करते हैं टेलीस्कोप में। देखो लो डिस्पर्सिव पावर, ऐसा तो कुछ नहीं होगा डिस्पर्सिव पावर, एबरेशन इससे कोई एबरेशन कम नहीं होगा। ठीक है, अब बात रहता है रिजॉल्विंग पावर और एकोमोडेशन पावर की। जनरली थोड़ा दिमाग लगाओगे तो एकोमोडेशन पावर हम लोग जनरली इसके ऊपर कोई भी पार्ट हम लोग नहीं पढ़े हैं,
ओनली रिजॉल्विंग पावर करते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इसका आंसर, उस हिसाब से आइडिया लॉजिकली अगर हम लोग थिंक करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर विल बी द आंसर। एंड जनरली अगर अपर्चर बड़ा करेंगे, ठीक है, तो इसका रिजॉल्विंग पावर, जो गैदरिंग पावर होता है, रिजॉल्विंग पावर अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। वन बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू, बोर मैग्नेट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है EH/4πme, शायद ऐसा ही कुछ है। तो इसका एक फिक्स्ड वैल्यू है ना। तो फिक्स्ड वैल्यू निकल के आता है 9.27 10⁻⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टैटिक आंसर है, जिसको इसको पता है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे बिठा के भी कर सकते हो, बट वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इसको याद रखो। बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, ओके। when two charged conductors are connected by a wire, अभी चार्ज कंडक्टर मतलब क्या, देखो चार्ज्ड कंडक्टर मतलब इन दोनों, टू चार्ज्ड कंडक्टर का मतलब है ये कैपेसिटर, इजंट इट। कैपेसिटर अगर हम लोग दो कनेक्ट करते हैं, अगर तुम्हें याद है तो एक पोर्शन था, आंसर ये होगा लॉस इन एनर्जी। तो लॉस इन एनर्जी जो था, अगर तुम लोग को पता है हाफ CV² जनरली होता है ना, हाफ CV² फॉर्मूला। तो CV² में टोटल अगर देखो दो सीरीज में होता है तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है, ये टोटल C, और V हो जाएगा क्या, ये हो गया डिफरेंस। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि मतलब क्या है इसका, यहाँ पे कुछ लॉस हो रहा है, किसका किसका, एनर्जी का लॉस, ठीक है। तो ये क्या है, UI माइनस UF, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब क्या, UI ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, है ना। ये ग्रेटर है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव मतलब ये देयर इज समथिंग लॉस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में क्या है, चार्ज दिया है -2 माइक्रोकूलम, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 2 टेस्ला, एक्टिंग इन Y डायरेक्शन XY, यानी कि J कैप, ओके, व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी इज दिस, नाइस। तो इसको हम लोग एक फॉर्मूला इसका हमें पता है। फॉर्मूला क्या है, देखो क्या क्या गिवन है, देखो चार्ज गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो इन तीनों को मिला के F इज इक्वल टू QV क्रॉस B, ये मुझे फॉर्मूला पता है ना। तो Q कितना है, -2 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो है। फिर V कितना है, 2I कैप प्लस 3J कैप इंटू 10⁻6 क्रॉस B कितना है 2, Y एक्सिस मतलब J कैप। अब यहाँ पे अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे हियर, देखो ये कट जाएगा, -2 रहेगा। अब J I के साथ ही बनेगा, क्या बनेगा, K बनेगा, है ना। तो 4K कैप -8K कैप, यानी कि 8Z डायरेक्शन में, ठीक है। समझ में आया आंसर, सॉल्यूशन में करके दे रहा हूँ, समझा के भी दे रहा हूँ, थोड़ा समझो। चलो नंबर 7, मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है और इजी लग रहा है, बट ऐसा है नहीं, इसको थोड़ा घुमा के दिया है। हाँ, सॉल्यूशन को देखना बाद में, बट क्वेश्चन को समझो। क्या बोला है, फाइव दिया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 4th सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4th सेकेंड मतलब क्या होता है, 4th सेकेंड मतलब होता है 3 सेकेंड टू 4 सेकेंड, 4th सेकेंड, इस टाइम पीरियड में, समझ में आ रहा है, इस टाइम पीरियड में, ठीक है, इस टाइम पीरियड में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना रहेगा, इसी का मतलब है 4th सेकेंड। और एक होता है 4th सेकेंड, इन 4 सेकेंड,
ये अलग बात है, 4 सेकंड मतलब t=4 बिठा देना है, बट यहाँ पे 4 सेकंड बोला है। केयरफुली, हाँ देखो क्या करना है, हमें क्या पता है, E=d∅dt। ओके, तो इसका डेरिवेटिव करो 10t + 3। क्लियर। अब एट 3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड में कितना आएगा, 10 × 3 30 33 v। ई एट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितना आएगा, 40 43 v। अब डिफरेंस E4 - E3 कितना आएगा, 10 सेकेंड डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इसी का नाम है क्या, 4th सेकेंड। समझ में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, 10 वोल्ट। सेकेंड नहीं होगा, यहाँ पे वोल्ट होगा, ठीक है, 10 वोल्ट विल बी द आंसर, इसलिए मैंने इसको अच्छे से मार्क किया 4th सेकेंड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्लोजली वुंड सोलिनॉइड इतना टर्न से, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, कैरिंग करंट 4 एम्पियर, ठीक है, suspended through its center allowing it to turn a horizontal plane, what is the magnetic moment। अब देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, बहुत कुछ गिवन है, बट यहाँ पे तुम्हें बोला है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई इंटू ए, आई क्रॉस है, ठीक है, आई ए करंट इंटू एरिया, 2000 टर्न्स है, करंट कितना है 4, एरिया कितना है -4, ठीक है, तो इसका आंसर जो निकल के आता है 1.28, ठीक है, 1.28 एम्पेयर एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द आंसर। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, wave optics in Young's double slit experiment YDSC, the central bright fringe can be obtained or identified, by using both white and monochromatic। देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ, इसका आंसर होना चाहिए बाय ओनली वाइट लाइट, यूजिंग वाइट लाइट इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो ब्राइट फ्रिंज को निकालने के लिए देखो एक इंटरफेरेंस पैटर्न पे, सपोज ये स्क्रीन है ना, यहाँ पे हुआ, सपोज यहाँ पे फ्रिंज आया ब्राइट, फिर डार्क, फिर यहाँ पे ब्राइट, फिर ब्राइट, फिर ब्राइट, ध्यान से समझना, फिर ब्राइट, ये सब ब्राइट है, ये क्या है ब्राइट, ये डार्क है, बीच में डार्क है, ये ब्राइट, बीच में डार्क है, ये ब्राइट, बीच में डार्क है। अभी अगर तुम देखोगे कौन सा सेंट्रल है, यहाँ पे और भी है शायद, सपोज पकड़ लो यहाँ पे और भी है, ये ब्राइट है, कौन सा सेंट्रल है, कैसे पता करोगे, सेंट्रल पता करने का कोई भी प्रोसेस नहीं है, ठीक है, अगर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। बट अगर ये वाइट लाइट है तो पता कैसे करना है, एकदम जो सेंट्रल वाला होगा, सपोज ये सेंट्रल वाला है, ठीक है, तो ये वाइट हो जाएगा और बाकी वीबजीओर फॉर्म में आएगा, यहां से भी वीबजीओर, समझ में आया। तो जो वाइट वाला है, यानी कि जो वाइट लाइट है, उससे हम लोग सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो निकाल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10, a point charge q is placed at the midpoint of line joining of two charge। ये तो इजी है, नेट फोर्स तो यहाँ पे 4q, यहाँ पे q, नेट चार्ज ऑन द q is 0। सपोज कहीं ना कहीं पे ये q बिठाया है, ठीक है, तो इसका चार्ज क्या होना चाहिए, अब वही फोर्स जो होता है, सपोज ये इधर का F1 है, इसका है F2,
यानी कि F1 प्लस F2 इक्वल टू 0, है ना। तो फोर्स का वैल्यू बैठाओ, F1 कितना होगा, K 4Q इंटू क्यू बाई, सपोज इसका डिस्टेंस पकड़ लेते हैं D, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर नेट फोर्स जो इक्वल रहेगा, तो इक्वल करके हम लोग यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले इक्वेट करके निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। फोर क्यू इंटू क्यू बाई, सपोज ये डिस्टेंस है D, और ओके, डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, मैंने थोड़ा नहीं देखा। तो देखो ये मिड पॉइंट बोला है, हाँ, तो ये और भी इजी कर दिया। देखो सीन क्या होगा, ये डायरेक्टली मिड पॉइंट पे है, यानी कि ये दिस इज D/2 T/2, ठीक है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे Q है। अब देखो फोर्स क्या क्या करेंगे हम लोग अभी, तो फिर इजी है। तो फिर F1, ठीक है, ये थोड़ा क्लियरिफाई कर लेता हूँ। ये Q कहाँ पे है, मिड पॉइंट पे, ठीक है, एकदम बीचों बीच, ठीक है। ये एक +4Q है और ये -Q है, सॉरी +Q है, ठीक है, ऐसा दिखा गया है, और ये Q है। अब Q का मैग्नीट्यूड चार्ज क्या होगा वो बाद में, ठीक है। अभी F1 निकालते हैं। F1 क्या है, K इन दोनों के बीच, ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम है इन दोनों के बीच, और इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा प्लस करके 0 होना चाहिए। K 4Q इंटू क्यू बाई, टोटल डिस्टेंस कितना होगा D²। F2 कितना आएगा, K क्यू बाई D²/4, D/2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब करो यहाँ से K4Q² प्लस KQ/4 यहाँ पे आ जाएगा D² इक्वल टू 0। तो K D² कॉमन लेके हटा सकते हैं, 4 को भी हटा सकते हैं कॉमन लेके 0, एक Q हट गया, Q इक्वल टू -Q। समझ में, यानी कि ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो -Q है आंसर। समझ में आया, ऑप्शन सी। क्लियर है कैसे करना है। ये मिड पॉइंट मैंने पहले देखा ही नहीं था, बट ये मिड पॉइंट दिया है, ठीक है, ध्यान से करना है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए एंड बी कहाँ पे, ए बी ये है, ठीक है। ओके, अब देखो ये फॉरवर्ड बायस में है। जनरली फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस जो होता है 0 होता है, मतलब एक नॉर्मल वायर जैसा ही ट्रीट होगा, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस क्यों है, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, करेक्ट। ओके, नाउ सी, तो ये 10 और 10 पैरेलली है, ये दोनों पैरेलली अगर है, तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को मिला के 5 लिख सकते हैं, 5 किलो ओम। तो 5 और इसको मिला के क्या हो जाएगा, 5, ये 10 और ये 5 मिला के 15, है ना, सीरीज में 15, टोटल इक्विवेलेंट हो जाएगा 15 किलो ओम। नाइस, ओके। अब टोटल करंट V बाई 15 किलो ओम, है ना, तो 2 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, ठीक है। ओके, तो ए बी के अक्रॉस में, यानी कि 5 किलो ओम के अक्रॉस में वोल्टेज चाहिए, V इक्वल टू आई आर। आर कितना है, 5 किलो, ये कटेगा 10, ये तो एकदम इजी है, ठीक है ना। समझ में आया, वेरी क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगर मैं एक बात बताता हूँ, इसको थोड़ा जल्दी करने के लिए मैं थोड़ा फास्ट न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, बट अगर थोड़ा तुम लोग को प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हो, ये मेरा सजेशन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फिगर शोज
PO एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, ठीक है, ऑन मिरर AB, ठीक है। द मिरर इज टर्न्ड बाय 30 डिग्री, ये देखो 30 डिग्री टर्न कर दिया बाय पोजीशन CD। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है और समझना है। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो किसी ना किसी डायरेक्शन में तो ये जाएगा ना, इस तरीके से। इन दोनों के बीच टोटल एंगल कितना है, ठीक है। तो बीच में से हम लोग निकालते हैं दिस इज नॉर्मल। तो ध्यान से देखो, ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा। इनसाइड एंगल नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड है, I इक्वल टू आर हमें पता है, तो ये भी 30 होगा। तो आंसर कितना है 60 डिग्री, ऑप्शन दिस डी। समझ में आया? ये 30 डिग्री कैसे, से ये एक 90 डिग्री बन रहा है ना, ये एक 90 डिग्री बन रहा है, ये एक 90 डिग्री बन रहा है। तो इन दोनों के बीच जो बीच का एंगल है उसको छोड़ के दोनों साइड का जो एंगल होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। एक थ्योरम है, अभी वो थ्योरम याद नहीं आ रहा है, कि एंगल बिटवीन टू साइड ऑफ ए क्या परपेंडिकुलर और ऑलवेज इक्वल, ऐसा कुछ था, ठीक है। चलो छोटे क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3-4 क्वेश्चंस तो आएंगे ही एग्जाम में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक बीम इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हैव स्प्रेड इन काइनेटिक एनर्जी, स्प्रेड मतलब वेरियस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, वेरियस काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेटली अगर तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना चाहते हो तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी गिवन है इस चैप्टर के ऊपर, वो देख सकते हो एकदम विथ ईच एंड एवरी डिटेल्स में उस वीडियो में समझाया हूँ, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोला है, डेफिनेटली दिस इज करेक्ट, ठीक है। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल वेरीज एज फंक्शन ऑफ डेप्थ ऑफ सरफेस, इसका भी आंसर मिल जाएगा उसी वीडियो में। यानी कि डेप्थ के साथ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट क्या रहता है, वर्क फंक्शन रहता है, ठीक है। क्योंकि इस वाला पोर्शन को निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, यहाँ से निकालने के लिए किसको यहाँ से इतना तक तो ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर उसको निकालना पड़ेगा, उसको वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है ना, वेरी करता है। तो बोथ करेक्ट एंड एक दूसरे को एक्सप्लेन करता है, इसलिए डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी रहता है, ठीक है। तो इस वाला में काइनेटिक एनर्जी कम होगा, इसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि सामने से निकल के आया और वो पीछे से निकल के आया, थोड़ा एनर्जी ज़्यादा लूज करना पड़ा, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट क्वांटिटी, डेफिनेटली ये तो ट्रू है, दोनों अलग है। फॉर अ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों अलग है, इक्वल कैसे होगा, ए ट्रू आर फॉल्स, सी 15 हाइगन, नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल, करेक्ट, ठीक है, कोई बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होता है। और इसका जो आंसर है वो है दिस इज गिवन बाय किरचॉफ, अगर तुम लोग को याद है तो किरचॉफ, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो दिया है, हाइगन प्रिंसिपल वेव ऑप्टिक्स में जाके देख सकते हो, क्लास 12 का प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। बोथ आर ट्रू एंड दिस इज वेल डिफाइंड, और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। एक मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, करेक्ट, इसीलिए ये बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट, by by only knowing the power factor of a LCR, it is not possible to tell whether applied AC voltage leads or lag the current। अगर मुझे cos phi का वैल्यू पता है तो हम लोग नहीं बता सकते ये कौन सा सर्किट है, यानी कि लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है। यस डेफिनेटली, रीजन क्या है, क्योंकि कॉस माइनस वैल्यू यही आंसर दे रहा है, ठीक है। कॉस माइनस थीटा अगर आ गया वो कॉस थीटा के समान होता है, इसीलिए हम लोग कॉस का वैल्यू यानी कि पावर फैक्टर से हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि वेदर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ आर करेक्ट, और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है
दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका समझ में आया? तो इसके साथ ये जो आज का वीडियो है ऑलमोस्ट करीब करीब 25 मिनट हो गया है। आज एमसीक्यू पार्ट ही हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, सेक्शन बी अलग एक वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट 2 में आप लोगों को सेक्शन बी, हाँ ठीक है, सैम्पल पेपर का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके सेक्शन बी वाला को देखो। यहाँ पे ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन में करके दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी का भी सॉल्यूशन दूंगा और एक पार्ट में, और उसके बाद सेक्शन डी और ई को एक साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, विद दैट थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सेक्शन बी को जाके ज़रूर देखो, ठीक है। चलो, थैंक यू।